हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में आप लोगों को जावा का एंट्री पॉइंट बताने वाला हूँ। इट मीन्स हम लोग आज जावा के अंदर में मेन मेथड देखने वाले हैं। जेवीएम इसी एंट्री पॉइंट के थ्रू क्लास के अंदर में एंटर करता है। आप कोई भी क्लास कंपाइल कर सकते हो, अगर उसमें कोई सिंटैक्स एरर नहीं है तो कंपाइलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट अगर आप किसी क्लास को अगर रन कर रहे हो, उस क्लास में मेन मेथड होना चाहिए, अदरवाइज आप उसको रन नहीं कर सकते। जेवीएम रन टाइम में रन टाइम एरर डिस्प्ले कर देगा, दैट इज मेन मेथड नॉट फाउंड। प्लस हम लोग मेन मेथड का सिग्नेचर डिस्क्राइब करेंगे, विच इज नथिंग बट पब्लिक स्टैटिक और स्टैटिक पब्लिक void main within parenthesis string something and bracket. So why public static and void only, आज हम लोग डिटेल में देखेंगे। प्लस उस पैरेंथेसिस के अंदर में जो लिखा है स्ट्रिंग समथिंग ब्रैकेट, विच इज नथिंग बट कंसेप्ट ऑफ कमांड लाइन आर्गुमेंट। आज तक हमने स्कैनर से डेटा रीड किया है, इवन बफर रीडर से डेटा रीड किया है, बट आज हम लोग कमांड लाइन से डेटा रीड कर कर दो तीन एग्जांपल रन करके देखेंगे। लास्ट में मैं आप लोगों को मेन मेथड ओवरलोड करके बताऊंगा। आप लोग सोचते होंगे क्या मेन मेथड को भी ओवरलोड कर सकते हैं? यस, हम जावा में किसी भी मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं। तो सारे कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स ओपन टर्मिनल एंड मैंने लास्ट टाइम जावा 2020 फोल्डर क्रिएट किया है, तो उसके अंदर में एंट्री करने के लिए यूजिंग cd कमांड and by using basic text editor I'm going to create one file, suppose hello.java। चलो इसमें एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, सपोज क्लास नेम इज ए एंड कुछ मेंबर्स इसमें क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल चलो एक मेथड क्रिएट किया मैंने m1, another method m2, let's create one static method एंड सबके अंदर में एक एक मैसेज टाइप कर देता हूँ, m1 ऑफ क्लास ए। चलो यहां पर लिख देता हूं m2 ऑफ क्लास ए एंड स्टैटिक m3 ऑफ क्लास ए। देन अब मैं यहां पर कोई मेन मेथड लिखने वाला नहीं हूं, मतलब हमारे प्रोग्राम के अंदर में कोई एंट्री पॉइंट नहीं है। चलो देखते हैं कंपाइल करने के बाद में क्या होता है। कंपाइल करने के लिए जावा सी नेम ऑफ सोर्स फाइल दैट इज hello.java। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम जैसे ही यहाँ पर जावा सी के थ्रू कंपाइल करेंगे hello.java दैट इज नथिंग बट आवर सोर्स कोड विच इज नथिंग बट इंग्लिश कोड, इसको जावा सी ट्रांसलेट कर कर एक बाइट कोड में जनरेट कर देगा। बाइट कोड का नेम हमेशा क्लास के नेम के ऊपर डिपेंडेंट होता। मैंने इस प्रोग्राम में लिखा है क्लास ए, तो यहाँ पर बाइट कोड का नेम हो जाएगा ए डॉट क्लास। अगर इस प्रोग्राम में कोई सिंटैक्स एरर अगर नहीं है तो 100% ए डॉट क्लास जनरेट होगा। सो हमने मेन मेथड नहीं लिखा है, बट फिर भी देखो कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, इसका मतलब है जावा कंपाइलर को मेन मेथड से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सिंटैटिकली एवरीथिंग इज करेक्ट। बैकग्राउंड में एक फाइल क्रिएट हो गई होगी ए डॉट क्लास। अब मुझे क्या करना है, उस ए डॉट क्लास को रन करना है। रन करने के लिए हम लोग लिखते हैं जावा। जैसे हम लोग यहाँ पर जावा लिखेंगे, इसी जावा को बोलते हैं जावा इंटरप्रेटर, इसी को बोलते हैं जेवीएम। यहीं से जेवीएम कॉल होगा एंड हम लोग किसको रन करने वाले, ए क्लास को रन करने वाले। सो जेवीएम अब इस फाइल को रन करने जा रहा है, बट उस फाइल के अंदर में कोई भी मेन मेथड लिखा नहीं है, मतलब कोई एंट्री पॉइंट नहीं है। जेवीएम इस फाइल में एंटर ही नहीं कर सकता। तब रन टाइम एक एरर डिस्प्ले हो जाएगा, दैट इज मेन मेथड नॉट फाउंड। प्लीज डिफाइन द मेन मेथड फर्स्ट, दैट इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग समथिंग एंड ब्रैकेट। एंट्री पॉइंट नहीं है तो जेवीएम को अंदर जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक एंट्री पॉइंट उसके अंदर में बना देते हैं। चलो क्लियर द स्क्रीन एंड अब मैं जेवीएम को अंदर में एंट्री देने के लिए यहां पर एक एंट्री पॉइंट बना रहा हूं, दैट इज पब्लिक स्टैटिक या फिर स्टैटिक पब्लिक वॉइड मेन स्ट्रिंग समथिंग एंड ब्रैकेट। अब जेवीएम इस क्लास के अंदर में एंटर कर सकता है। चलो सबसे पहले मैं इसके अंदर में कुछ भी नहीं लिखूंगा, जस्ट हमको जेवीएम को एंट्री पॉइंट देना था, हमने एंट्री पॉइंट दे दिया। चलो फिर से कंपाइल रन करके देखेंगे। कंपाइलेशन में तो पहले भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। चलो रन करेंगे,
जैसे मैं यहाँ पर जावा लिखूंगा, जेवीएम कॉल कर रहे हैं हम लोग, एंड जेवीएम को हम लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आप ए डॉट क्लास के अंदर में एंटर करो। सो उसके अंदर में मेन मेथड पहले है या नहीं वो चेक करेगा, हमने लिखा है, एंड इस बार कोई रन टाइम एरर नहीं है। जेवीएम इस ए डॉट क्लास के अंदर में एंटर किया, वहां पर हमने कुछ भी नहीं लिखा है, सो कोई आउटपुट नहीं है। चलो उसके अंदर में 2-3 लाइन लिख देते हैं। वंस अगेन gedit hello डॉट जावा। चलो अब मैं यहां पर लिख देता हूं एक लाइन, JVM has entered into class A through entry point, जो कि हमारी मेन मेथड है। चलो एक्स्ट्रा यहां पर कर देता हूं, जब इस क्लास के अंदर में हम एंटर कर ही चुके हैं, तब इस क्लास के अदर मेंबर्स को भी कॉल कर लेते हैं। आप सभी लोगों को मालूम है एक स्टैटिक दूसरे स्टैटिक को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। हम क्लास के अंदर में ऑलरेडी अभी आ चुके हैं, तो एक स्टैटिक से मैं दूसरे स्टैटिक को एक्सेस कर लेता हूं। आई मीन मेन मेथड से मैं M3 को कॉल कर देता हूं, सो डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। देखो जनरली हम लोग क्लास नेम डॉट मेथड नेम लिखते हैं, क्लास नेम क्या लिखा A डॉट M3, बट हम लोग उस क्लास के अंदर में ऑलरेडी आ चुके हैं, तो क्लास नेम भी लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हम लोग मेथड नेम लिख सकते हैं, स्टैटिक मेथड, या फिर आप A डॉट M3 लिखो। चलो देखते हैं, कंपाइल एंड रन। आ गया आंसर, आ गया JVM हैज एंटर्ड इनटू क्लास A थ्रू एंट्री पॉइंट, एंड स्टैटिक हमने मेथड कॉल किया था, तो उसका भी आंसर आ गया। चलो और कुछ चेंजेस करके दिखाता हूं। अगर आपको M1 एंड M2 मेथड अगर कॉल करनी है, तो जैसा कि सबको मालूम है एक स्टैटिक से हम लोग दूसरे स्टैटिक को एक्सेस कर सकते हैं, बट नॉन स्टैटिक को एक्सेस नहीं कर सकते। एंड इंस्टेंस मेथड्स को कॉल करने के लिए इंस्टेंस की जरूरत है, सो हम लोग इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। चलो क्लास A का मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूं, AOB equals to new A, and using this instance we can call M1 and M2। देन M3 के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। चलो अब देखते हैं, अब सब कुछ जितने भी मेंबर्स हमने लिखा है सबको एग्जीक्यूट कर लेंगे। क्लियर, कंपाइल एंड रन। देखो सबसे पहले मेन मेथड से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, JVM हैज एंटर्ड इनटू दैट क्लास थ्रू मेन मेथड, स्टैटिक मेथड कॉल किया, फिर हमने खुद मैन्युअली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने M1 एंड M2 को कॉल कर दिया। अब मैं आपको स्टैटिक ब्लॉक भी लिखकर दिखा देता हूं। चलो फिर से gedit, अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर में एक स्टैटिक ब्लॉक अगर होगा, तो यहां लिख देता हूं स्टैटिक ब्लॉक ऑफ क्लास A। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अगर आपके प्रोग्राम के अंदर में मेन मेथड है, JVM ने उसको चेक कर लिया, प्लस अगर आपके प्रोग्राम में स्टैटिक ब्लॉक भी अगर है, सो मेन मेथड के पहले JVM इस स्टैटिक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है और फिर मेन मेथड के अंदर में एंट्री करता है। सो इस प्रोग्राम के अंदर में सबसे पहले क्या होगा, स्टैटिक ब्लॉक ऑफ क्लास A प्रिंट होना चाहिए, फिर मेन मेथड से जिस सीक्वेंस से हमने जो कुछ भी लिखा हुआ एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। चलो कंपाइल एंड रन A, मतलब JVM सबसे पहले यहां पर चेक करेगा, अगर मेन मेथड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रन टाइम एरर नहीं आएगा, एंड स्टैटिक ब्लॉक भी है तो सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक के पास में जाएगा, फिर मेन मेथड के अंदर में चले जाएगा। देखो सबसे पहले आंसर आ गया स्टैटिक ब्लॉक ऑफ क्लास A, देन JVM हैज एंटर्ड इनटू क्लास A थ्रू एंट्री पॉइंट, एंड स्टैटिक M3 ऑफ क्लास A हमने कॉल किया था, फिर M1 एंड M2। चलो एक डिफरेंट एग्जांपल बताता हूं। gedit सपोज hello 1 डॉट जावा, चलो सेम क्लास, एंड इसके अंदर में एक नॉन स्टैटिक मेथड एंड एक स्टैटिक मेथड बना देता हूं, एंड इस बार एंट्री पॉइंट के लिए मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लिख रहा हूं। हमारे प्रोग्राम का नेम है hello 1 डॉट जावा। इस प्रोग्राम के अंदर में आप कहीं भी एंट्री पॉइंट बना सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो मैं B क्लास के अंदर में एंट्री पॉइंट बना रहा हूं, मतलब B क्लास के अंदर में मैंने मेन मेथड का सिग्नेचर लिखा है। देन चलो एक स्टैटिक ब्लॉक भी बना देता हूं, और भी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी।
चलो बी क्लास के अंदर में भी एक स्टैटिक ब्लॉक बना देता हूं। अब देखते हैं, देखो क्या होगा। सबके अंदर में एक एक मेथड, पहले हम लोग एक एक लाइन हम लोग प्रिंट कर लेंगे। m1 ऑफ क्लास ए, static m2 of class A, and it is a block, static block. And यहाँ पर it is static block of class B. Entry point written inside class B. ठीक है, चलो अब इस फाइल को कंपाइल करेंगे। नेम ऑफ फाइल क्या लिखा है, hello1.java। कंपाइलेशन में कोई सिंटेक्स एरर अगर होगा तो बाइट कोड जनरेट नहीं होगा। सो फिलहाल में कोई एरर नहीं है। अब बैकग्राउंड के अंदर में दो हमने क्लासेस लिखा, तो दोनों का एक एक बाइट को जनरेट हो गया, एक ए डॉट क्लास और एक बी डॉट क्लास, जिसके अंदर में हमने सिर्फ बी डॉट क्लास के अंदर में मेन मेथड लिखा है, मतलब बी डॉट क्लास में एक एंट्री पॉइंट बना है, ए डॉट क्लास में कोई एंट्री पॉइंट नहीं है। सो अगर आप जेवीएम के थ्रू अगर ए क्लास के अंदर अगर एंट्री करना चाहोगे तो एंटर नहीं होगा, मेन मेथड नॉट फाउंड एरर आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ए डॉट क्लास रन करके दिखाता हूं। देखो एरर आ गया क्योंकि उसमें कोई एंट्री पॉइंट नहीं है। बट हम लोग क्या करेंगे, उस प्रोग्राम के अंदर में बी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, एंटर करेंगे, क्योंकि बी के अंदर में मेन मेथड लिखा है। साथ ही साथ बी के अंदर में हमने एक स्टैटिक ब्लॉक भी लिखा है, तो जेवीएम सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक के पास में जाएगा और फिर मेन मेथड के अंदर में एंटर कर लेगा। देखो आ गया स्टैटिक ब्लॉक ऑफ क्लास बी एंड एंट्री पॉइंट रिटर्न इनसाइड क्लास बी। अब जब हम लोग बी के अंदर में एंटर कर ही चुके हैं, उस मेन मेथड के थ्रू हम लोग क्लास ए को भी एक्सेस कर सकते हैं। सो दो तीन चेंजेस करके दिखाता हूं। gedit hello1.java। चलो अब मैं एक क्लास ए का स्टैटिक मेथड कॉल कर लेता हूं। सो स्टैटिक मेथड कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट क्लास नेम एंड मेथड नेम। अब देखो, अब मैं यहां पर आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट बताता हूं। हम लोग क्लास ए को तो रन नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर में मेन मेथड नहीं लिखा है। हम क्लास बी को रन करेंगे। क्लास बी के अंदर में मेन मेथड प्रेजेंट है, प्लस क्लास बी के अंदर में स्टैटिक ब्लॉक भी लिखा है। तो जेवीएम सबसे पहले क्लास बी के स्टैटिक ब्लॉक में जाएगा, फिर हम लोग मेन मेथड को रन करेंगे और फिर देखो मैंने यहां पर क्या किया है, मैं क्लास ए को यूज कर रहा हूं। जब आप किसी भी क्लास को प्रोग्राम के अंदर में यूज करोगे, जेवीएम इमीडिएटली उस क्लास को मेमोरी में लोड कर देता है। अगर क्लास को मेमोरी में लोड कर दिया जेवीएम ने, तो सबसे पहले जेवीएम उस क्लास के स्टैटिक ब्लॉक को कॉल करता है। अगर आपने लिखा होगा तो जरूर कॉल करेगा, नहीं लिखा रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पर सीक्वेंस देखो, मैं यहां पर नंबरिंग के साथ में लिख रहा हूं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में क्या हो जाएगा, क्लास बी का स्टैटिक ब्लॉक, क्योंकि हम लोग क्लास बी को रन करेंगे, एंड फिर ऑब्वियसली मेन मेथड, एंड यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास ए को यूज कर रहे हैं। सो इस लाइन में क्लास ए को यूज करें, सो इमीडिएटली जेवीएम लोड कर देगा। जेवीएम लोड्स क्लास ए इनसाइड मेमोरी, एंड जैसे इस क्लास को लोड करेगा, इमीडिएटली यहां पर स्टेप नंबर 3 में क्लास ए का स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, एंड देन हम लोग उस क्लास को यूज करके m2 मेथड कॉल करेंगे। तो यहां पर फिर स्टेप नंबर 4 में m2 मेथड भी आ जाएगी। ठीक है, सीक्वेंस देखो, अब कंपाइल रन करके देखते हैं। कंपाइल hello1.java। कंपाइलेशन में तो पहले भी कोई इशू नहीं था। जावा ए फिर से बोल रहा हूं, उसके अंदर में कोई एंट्री पॉइंट नहीं, रन नहीं कर सकते, एरर आ जाएगा। हम जावा बी के थ्रू प्रोग्राम में एंटर करेंगे, स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, मेन मेथड एग्जीक्यूट होगा, फिर क्लास ए को यूज कर रहे हैं, सो क्लास ए का स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर उसके में m2 मेथड कॉल हो जाएगी। आगे एज इट इज सीक्वेंस। चलो अब उसके अंदर में कुछ नॉन स्टैटिक मेथड भी लिखा है, उसको भी मैं कॉल कर ही देता हूं।
चलो अगर क्लास ए का अगर नॉन स्टैटिक मेथड, अगर इसको कॉल करना है, किसी भी नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना कंपलसरी है। चलो क्लास ए का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूं एंड यूजिंग दैट ऑब्जेक्ट हम लोग m1 मेथड कॉल कर देते हैं। देन चलो कंपाइल hello1.java एंड इस बार चलो डायरेक्टली जावा बी क्लास को रन कर लेते हैं। आगे लास्ट में m1 क्लास है, अंडरस्टूड। एंट्री पॉइंट का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग देखने वाले वाई पब्लिक स्टैटिक एंड वॉइड। एक एग्जांपल लिखता हूं, gedit सपोज hello2.java एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं abc। चलो एक एंट्री पॉइंट पब्लिक स्टैटिक, void means string something bracket एंड वन मैसेज प्रिंट कर देता हूं यहां पर, सपोज हेलो JVM। चलो कंपाइल कर लेते हैं। ऑब्वियसली बैकग्राउंड में एक बाइट कोड जनरेट हो गया होगा जिसका नाम है abc.class। अब JVM को हम लोग कॉल करेंगे एंड उस abc फाइल को हम लोग रन करने वाले हैं। एक डायग्राम देखो यहां पर, पब्लिक एंड प्राइवेट कंसेप्ट। किसी भी क्लास में अगर मैंने यहां पर एक प्राइवेट एरिया बनाया और एक पब्लिक एरिया, तो सबको पता है ऊप्स कंसेप्ट में प्राइवेट मींस एक्सेसिबल विद इन क्लास, एक्सेसिबल विद इन क्लास। प्राइवेट मेंबर को आप क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। एंड पब्लिक का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सेसिबल आउटसाइड क्लास, फ्रॉम एनीवेयर। हम कहीं से भी किसी भी क्लास के पब्लिक मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। तो अब किसको एक्सेस करना है, JVM को, जावा वर्चुअल मशीन, विच इज नथिंग बट आवर जावा इंटरप्रेटर। हमारे जावा इंटरप्रेटर को ABC क्लास के मेन मेथड के अंदर में एंट्री करना है। अगर वहां पर अपने अगर प्राइवेट लिखा होगा तो प्राइवेट, जैसा कि मैंने रूल लिखा है, क्लास के बाहर एक्सेस नहीं हो सकता है। इसीलिए सब लोग क्या करते हैं, मेन मेथड के पीछे में पब्लिक लिखते हैं और उसको जावा ने कंपलसरी भी बनाया। सो JVM इस पब्लिक एरिया के थ्रू एंट्री करेगा। देन सो वाई पब्लिक क्लियर हो गया सब लोगों को, एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास। चलो सेकंड थिंग, वाई स्टैटिक। अगर आप किसी भी मेंबर को अगर स्टैटिक नहीं लिखोगे, नॉन स्टैटिक बना दिया, तो जावा के रूल के अकॉर्डिंगली किसी भी नॉन स्टैटिक मेंबर को एक्सेस करने के लिए उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। अब हमने तो कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया नहीं, इवन JVM भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना चाहता, इसीलिए जावा ने मेन मेथड के पीछे क्या लिख दिया है, स्टैटिक। अगर यहां पर स्टैटिक लिखा होगा तो ऑब्जेक्ट बनाने की किसी को जरूरत नहीं है। JVM विदाउट ऑब्जेक्ट इस मेन मेथड के अंदर में एंट्री करेगा। सो वाई स्टैटिक, तो यहां पर उसका रीजन हो गया विदाउट ऑब्जेक्ट। JVM बिना किसी ऑब्जेक्ट क्रिएट किए इस मेन मेथड के अंदर में एंट्री करेगा। एंड मेन मेथड में एंट्री करने के बाद में यहां पर इसका रिटर्न डेटा टाइप लिखा हुआ है void। अब C एंड C++ में void मेन भी होता है, इंट मेन भी हो सकता है, बट जावा वालों ने इसको फिक्स कर दिया है क्योंकि मेन मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करना चाहता है, इसलिए उसका रिटर्न डेटा टाइप हो गया void। C एंड C++ में अगर आपने इंट मेन लिखा, लास्ट में अगर आपने रिटर्न 0 या रिटर्न 1 भी अगर लिखा, वो रिटर्न वैल्यू ऑपरेटिंग सिस्टम के पास में चले जाती, जिसका हम लोगों को कोई यूज नहीं है। तो जावा ने यहां पर इसको फिक्स कर दिया है void। क्यों लिखा है, नो रिटर्न, कुछ भी रिटर्न नहीं करना है, इसके लिए मेन मेथड के पीछे में क्या लिखा रहता है, void। सो इन शॉर्ट, why public static void? Main method should be accessible outside the class without object. Once again I repeat, main method should be accessible outside class without creating any object. Plus main method doesn't want to return anything, so return data type is void. This is the complete description of public static and void. Clear? चलो अब मैं इस डायग्राम को क्लियर कर देता हूं और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो रन कर लेता हूं, आंसर आ गया हेलो JVM। अब हम लोग देखते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट।
देखो इसी प्रोग्राम को मैं डिफरेंट वे से रन करके दिखाता हूं। देखो सबसे पहले नॉर्मल सिंटेक्स पता है, जावा स्पेस क्लास नेम, आंसर आ गया हेलो जेवीएम। अब इसके आगे मैं कुछ एंटर करने वाला हूं, स्पेस लगा कर एंटर करना है। सपोज मैंने एंटर किया 121, फिर भी आंसर आ गया हेलो जेवीएम। या फिर चलो मैं लिख रहा हूं 12x 2.5। देखो कुछ भी आप टाइप कर सकते हो, स्पेस लगाकर आप कुछ भी टाइप करो। फॉर एग्जाम्पल हेलो ही लिख देता हूं, देखो सब में आंसर आ गया हेलो जेवीएम। अब यहां पर क्या हुआ रहेगा, देखो इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। आप जैसे ही यहां पर लिखते हो जावा एबीसी, ऑब्वियसली जेवीएम मेन मेथड है या नहीं वो चेक करेगा। एंड अगर उसके अंदर में मेन मेथड अगर प्रेजेंट है, तब इसके बैकग्राउंड में देखो क्या हुआ रहेगा। क्लास नेम है एबीसी, देन एंड मेन मेथड स्टैटिक है, सो क्लास नेम डॉट स्टैटिक मेथड नेम जेवीएम इस तरीके से मेन मेथड को कॉल कर देगा। क्लास नेम डॉट मेथड नेम, इसलिए वहां पर मेन मेथड क्या है, स्टैटिक। ऑब्वियसली पब्लिक है, इसलिए हम लोग बाहर से एक्सेस कर रहे हैं। अब हम लोग यहां से जो कुछ भी पास कर रहे हैं, देखो जनरली यहां पर स्ट्रिंग args ब्रैकेट लिखा हुआ है, दैट इज नथिंग बट वन डायनेमिक स्ट्रिंग। इसके अंदर में एक डायनेमिक अरे ऑफ स्ट्रिंग्स है, मतलब हम लोग यहां से जो कुछ भी पास कर रहे हैं वो सब कुछ इस स्ट्रिंग के अंदर में स्टोर हो जाएगा। आप कितने भी नंबर्स पास कर सकते हो, अगर आपने कुछ भी नहीं पास किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइज डायनेमिकली एलोकेट होने वाला है। तो एग्जांपल में देखो, अगर मैंने यहां पर लिखा है जावा एबीसी 5 and 3, सो टोटल 2 आर्गुमेंट्स हो गए। सो यहां पर अगर मैं लिखता हूं args, तो इस args अरे के अंदर में क्या स्टोर हो जाएगा, 5 and 3, इंडेक्स नंबर 0 इंडेक्स नंबर 1। बट याद रखना है कंपलसरी वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ही होगा, क्योंकि ये अरे ऑफ स्ट्रिंग है। एंड इसका टोटल लेंथ कितना हो गया, 2। अगर हम लोग 4 पैरामीटर अगर पास करेंगे, सो args ऑफ 0, args ऑफ 1, args ऑफ 2, args ऑफ 3, टोटल 4 आर्गुमेंट्स उसके अंदर में स्टोर हो जाएंगे। हम लोग उसको प्रिंट भी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 4। बट अगर आपने कुछ भी अगर पास नहीं किया, जनरली हम लोग आज तक जितने भी प्रोग्राम रन किए उसमें हमने कुछ भी पास नहीं किया था। सो अगर आप कुछ भी अगर पास नहीं करोगे, सो args अरे के अंदर में कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स वहां पर क्या आ जाएगा, नल। उसके अंदर में कोई भी लेंथ नहीं है, तो उसका लेंथ कितना हो जाएगा, 0। इसीलिए मैंने जितने भी टाइम्स रन किया यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। हमारे पास में एक डायनेमिक अरे ऑफ स्ट्रिंग है। अब इसको कमांड लाइन आर्गुमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोग कमांड लाइन से डेटा रीड कर रहे हैं, इसके लिए कमांड लाइन आर्गुमेंट कंसेप्ट बन गया। तो मैं सबसे पहले ये सब कुछ क्लियर करता हूं और फिर आप लोगों को ये जितने भी नंबर्स है मैं प्रिंट करके दिखाता हूं। हम जितने भी नंबर्स पास करेंगे वो सारे नंबर्स प्रोग्राम उसको एज इट इज प्रिंट करना चाहिए। So clear the screen and gedit hello2.java। अब देखो जो कुछ भी हम लोग कमांड लाइन से पास करेंगे, अब यहां पर समथिंग नहीं लिखने वाला, चलो मैं यहां पर कुछ स्टैंडर्ड वर्ड लिख देता हूं। चलो args ही लिख देते हैं। सो जो कुछ भी कमांड लाइन से आएगा यहां पर एक अरे बन जाएगा, डायनेमिक अरे। एंड अरे का लेंथ प्रिंट करने के लिए हमारे पास में लेंथ एट्रीब्यूट है। सो नेम ऑफ अरे इज args डॉट लेंथ। इसको मैं चलो एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूं, मैंने n के अंदर में स्टोर कर लिया। आप जितने भी आर्गुमेंट्स पास करोगे कैलकुलेट होकर n में स्टोर हो जाएगा। कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया तो लेंथ कितना हो जाएगा, 0। एंड हम लोग उसको प्रिंट कर लेते हैं। चलो फॉर लूप लगा देता हूं, इंटीजर i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। जितने भी आर्गुमेंट्स होंगे 1 by 1 हम सभी को प्रिंट करेंगे। अरे का नेम क्या लिखा है, args। सो args ऑफ 0, args ऑफ 1, args ऑफ 2, args ऑफ जितने भी लेंथ के अकॉर्डिंगली वहां पर आर्गुमेंट्स होंगे सब कुछ प्रिंट हो जाएंगे। args ऑफ i डन। चलो देखते हैं, कंपाइल hello2.java रन abc abc.main। चलो मैं सबसे पहले कुछ भी नहीं पास करूंगा, नॉर्मल हेलो जेवीएम आ गया। चलो इसमें मैं 5 पास कर देता हूं।
तो क्या हो जाएगा एबीसी डॉट मेन एंड हम लोग 5 पास करेंगे, ARGS ऑफ 0 में 5 स्टोर हो जाएगा एंड यहाँ पर प्रिंट हो गया 5। चलो मैं लेंथ भी प्रिंट कर देता हूँ पहले और फिर हम लोग कंपाइल करेंगे। यहाँ पर चलो एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स इज n। अब देखो कंपाइल एंड रन एबीसी क्लास। सबसे पहले कोई आर्गुमेंट नहीं, देखो टोटल नंबर आर्गुमेंट इज 0। वंस अगेन चलो मैं पास करता हूँ 5, टोटल नंबर आर्गुमेंट्स इज 1 और क्या प्रिंट हो गया 5। चलो कुछ और पास करते हैं, टोटल नंबर आर्गुमेंट इज 2, 5 में हेलो प्रिंट हो गया। चलो एक एक्स्ट्रा आर्गुमेंट, टोटल 3 आर्गुमेंट्स हो गए, सपोज 2.5, 4 आर्गुमेंट्स, चलो ट्रू एंड फॉल्स भी लिख देता हूँ, टोटल 5 आर्गुमेंट्स। बट याद रखना ये सब कुछ स्ट्रिंग के फॉर्मेट में मेन मेथड के अंदर में जाएगा। अगर कोई कैलकुलेशन करना होगा तो उस डेटा टाइप में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया कमांड लाइन आर्गुमेंट। अब मैं इसी कंसेप्ट को यूज कर कर एक एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का प्रोग्राम बना लेता हूं। मतलब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे ही जावा एबीसी, चलो मैं यहाँ पर लिखूंगा 5 and 2। सो ये 5 and 2 मेन मेथड के पास में चले जाएगा, हम इन्हीं 2 आर्गुमेंट्स के बीच में एडिशन कर कर उसको प्रिंट करेंगे। चलो एक न्यू प्रोग्राम में लिख देता हूं, gedit एड कमांड लाइन डॉट जावा। चलो क्लास नेम भी वही लिख देते हैं, चलो एड कमांड लाइन पब्लिक स्टैटिक void main string args ब्रैकेट। अब देखो हम लोग मेन मेथड को कमांड लाइन के थ्रू 2 पैरामीटर पास करेंगे। नेम ऑफ अरे सब लोग एज्यूम करो, अभी मैंने क्या लिखा ARGS। तो जो भी हम पैरामीटर पास करेंगे, फर्स्ट नंबर ARGS ऑफ 0 में स्टोर हो जाएगा, सेकंड नंबर ARGS ऑफ 1 में स्टोर हो जाएगा। देन ये बन गया ARGS ऑफ 0, ये हो गया ARGS ऑफ 1 एंड इनको ही हम लोगों को क्या करना है, एडिशन करना है। चलो फर्स्ट नंबर ARGS ऑफ 0 स्ट्रिंग है, एडिशन करना है। सो हम लोग पहले इसको पार्सिंग कर लेते हैं, सबको पता है इंटीजर डॉट पार्सिंट मेथड। सो ये डबल कोट्स को रिमूव कर कर इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। चलो इसको मैं ए में स्टोर कर लेता हूं एंड सेकंड नंबर, चलो अगेन इंटीजर डॉट पार्सिंट एंड सेकंड नंबर क्या लिखा ARGS ऑफ 1। 2-3 टाइप से हम लोग ये प्रोग्राम देखेंगे और फिर एक स्टैंडर्ड कमांड लाइन आर्गुमेंट का प्रोग्राम लिखने वाले हैं। चलो अब टोटल इज A plus B, जावा सी एड कमांड लाइन डॉट जावा। चलो फाइल नेम एंड क्लास नेम इस बार हमने सेम टू सेम लिखा है। देखो आप यहां पर क्या करना है, स्पेस एंड 2 नंबर में यहां से पास कर रहा हूं। सो 5 ARGS ऑफ 0 में स्टोर हो जाएगा एंड 2 ARGS ऑफ 1 में स्टोर हो जाएगा एंड दोनों की टोटल आ जाएगी 7। चलो फिर से रन करते हैं। सो 10 and 20 पास करता हूं, टोटल इज 30। सपोज -2 -3 आ गया -5। अब इस प्रोग्राम में एक प्रॉब्लम है, अगर हमने इनकेस कोई आर्गुमेंट अगर पास ही नहीं किया तब क्या प्रॉब्लम आएगा। हम तो लिख रहे हैं ARGS ऑफ 0, उसको पार्सिंग कर कर एक इंटीजर में स्टोर करो, बट वो नंबर ही हमने पास नहीं किया। देखो एरर आ गया, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। हमारे पास में ऐसा कोई अरे है ही नहीं जिसमें कोई 0 नंबर वाले इंडेक्स में कोई डेटा स्टोर हुआ, तो ये रन टाइम में एरर आ जाएगा। चलो या फिर चलो मैं फर्स्ट आर्गुमेंट पास कर देता हूं एंड हम लोग ARGS ऑफ 1 भी एक्सेस कर रहे हैं, तब देखो अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन इंडेक्स नंबर 1, हमने इंडेक्स नंबर 1 में कुछ स्टोर ही नहीं किया फिर भी हम उसको एक्सेस कर रहे हैं। क्लियर। तो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चेक कर लेंगे एडिशन ऑफ 2 नंबर्स के लिए कम से कम 2 आर्गुमेंट होना चाहिए। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे इफ नंबर ऑफ आर्गुमेंट इज 2 देन ओनली डू द प्रोग्राम, अदरवाइज हम लोग नो आर्गुमेंट फाउंड ऐसा मैसेज प्रिंट करेंगे। चलो क्लियर द स्क्रीन। रन टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, इसके लिए एडजस्टमेंट
हम लोग सबसे पहले यहाँ पर इंटीजर n इक्वल टू अरे का नेम लिखा args डॉट लेंथ इफ n इक्वल्स टू 2 देन ओनली हम लोग क्या करेंगे, टास्क परफॉर्म करेंगे, अदरवाइज एक मैसेज प्रिंट करेंगे हम लोग यहां पर इनवैलिड आर्गुमेंट्स। अब देखते हैं क्या होगा। कंपाइलेशन में तो पहले भी प्रॉब्लम नहीं था, चलो रन करेंगे। सबसे पहले कोई पैरामीटर पास नहीं करता हूं, कोई आर्गुमेंट नहीं पास किया, आंसर क्या, इनवैलिड आर्गुमेंट्स। चलो अब भी क्या आ रहा है, इनवैलिड आर्गुमेंट्स। जैसे ही हम टोटल 2 आर्गुमेंट्स पास करेंगे तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड आंसर आ जाएगा टोटल इज 8। अगर आपने एक्स्ट्रा पैरामीटर भी अगर पास किया, हमने कंडीशन लिखा है ओनली 2, अगेन ये क्या प्रिंट करेगा, इनवैलिड आर्गुमेंट्स। क्लियर। चलो और एक एग्जांपल बताता हूं। क्लियर द स्क्रीन, gedit। चलो अब मैं यूजर से एक का नंबर लूंगा और उसका हम लोग फैक्टोरियल निकालेंगे। चलो फैक्ट कमांड लाइन डॉट जावा फाइल बना दिया मैंने, क्लास नेम कुड बी एनीथिंग। चलो मैं फैक्ट ही लिख देता हूं, एंड पब्लिक स्टैटिक और स्टैटिक पब्लिक void main। एंड ब्रैकेट में लिख रहा हूं स्ट्रिंग समथिंग, हम कुछ भी लिख सकते हैं, args लिखना कंपलसरी नहीं है, बट कुछ भी लिखोगे तो आपको नेम याद नहीं होगा, सो एटलीस्ट चलो हम लिख देते हैं abcd। नेम ऑफ आर अरे इज abcd, सो args ऑफ 0 1 2 3 ऐसा फिक्स नहीं होता, अरे का नेम हो गया abcd। चलो फैक्टोरियल निकालने के लिए एक ही नंबर की जरूरत है, तो हम लोग सबसे पहले लेंथ चेक कर लेंगे। इस बार अरे का नेम क्या लिखा है, abcd, जो भी अरे का नेम होगा डॉट लेंथ। सो टोटल लेंथ कितनी होनी चाहिए, ओनली 1, एक ही हमको नंबर चाहिए। सो हम लोग पहले क्रॉस चेक करेंगे, इफ नंबर ऑफ आर्गुमेंट इज 1 ओनली देन ओनली डू सम टास्क, अदरवाइज हम लोग एक मैसेज प्रिंट करेंगे। देखो कमांड लाइन आर्गुमेंट में अभी इफ एल्स यूज करके बता रहा हूं, हम लोग कोई मैसेजेस प्रिंट करें, अगर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्गुमेंट अगर नहीं होगा, फिर मैं एक आपको डिफरेंट स्टाइल भी बताऊंगा। चलो इनवैलिड आर्गुमेंट्स। अब जो भी नंबर, सपोज हमने 5 एंटर किया, तो वो इस अरे के फर्स्ट इंडेक्स में स्टोर हो जाएगा, एंड हम लोग उसको रिट्रीव कर लेंगे। इंटीजर में कन्वर्ट करना है, इंटीजर डॉट पार्सेंट, बिकॉज पार्सेंट इज वन स्टैटिक मेथड ऑफ इंटीजर क्लास। सो स्ट्रिंग का नंबर को हमको क्या करना है, इंटीजर में कन्वर्ट करना है। चलो हमने कन्वर्ट कर दिया। अब सिंपल फैक्टोरियल निकालने के लिए एक फॉर लूप, I equals to 1, I less than equals to no, I प्लस प्लस, एंड रिजल्ट स्टोर करने के लिए एक आंसर बना लेता हूं। फैक्टोरियल का लॉजिक सबको पता है, जस्ट आंसर इक्वल टू आंसर इनटू I। अगर नंबर की वैल्यू अगर 5 होगी, सो 1 से लेकर 5 तक मल्टीप्लीकेशन करना है, एंड हम लोग उसको प्रिंट कर देंगे। फैक्टोरियल ऑफ, देखो हमने एनो में स्टोर करके रखा है फर्स्ट नंबर, फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर इज आवर आंसर। चलो अब रन करके देखते हैं, कंपाइल, एंड हमने क्लास नेम क्या लिखा था, फैक्ट। चलो कोई भी आर्गुमेंट अगर पास नहीं किया, इनवैलिड आर्गुमेंट। अगर खुद एक्स्ट्रा अगर आर्गुमेंट अगर पास कर दोगे तो भी इनवैलिड आर्गुमेंट, बट अगर एक ही आर्गुमेंट अगर पास किया, तो हमने प्रोग्राम में लिखा n इक्वल टू 1, तो ये 3 किसके अंदर में स्टोर हो जाएगा, हमारे अरे का नेम है abcd ऑफ 0 में ये 3 स्टोर हो जाएगा, एंड हम लोग उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे। फैक्टोरियल 3 इज 6। चलो अगर 5 पास करोगे तो आंसर आ जाएगा, देन बट इनकेस अगर एक ही आर्गुमेंट है, अगर आपने रॉन्ग अगर वैल्यू अगर पास किया, सपोज आपने पास कर दिया कोई स्ट्रिंग, हमने प्रोग्राम के अंदर में क्या लिखा है, इंटीजर डॉट पार्सेंट, आपको इंटीजर में ही कन्वर्ट करना है, तो आपको इंटीजर नंबर ही पास करना पड़ेगा। अगर आपने इंटीजर के अलावा कोई भी अगर नंबर पास किया, उसको पार्सेंट इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकता।
रन टाइम में एरर आ जाएगा, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। देखो यहाँ पर एरर आ गया, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। सो एक ही आर्गुमेंट पास करना है, बट याद रखना है आपको जो भी प्रोग्राम में आपने लिखा है उसी के अकॉर्डिंगली डेटा पास करना है। अदरवाइज हम लोग प्रिकॉशन ले सकते हैं, ट्राई एंड कैच, जो कि हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग वाले चैप्टर में देखने वाले हैं। सो फिलहाल के लिए आपको करेक्ट नंबर ही पास करना है। चलो मैं 0 पास करता हूं, फैक्टर ऑफ 0 इज 1। देन चलो अभी एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल हम लोग फिर से देखेंगे। अभी तक हम लोग कमांड लाइन आर्गुमेंट में अगर करेक्ट पैरामीटर अगर पास नहीं किया तो इनवैलिड आर्गुमेंट प्रिंट कर रहे थे, बट अभी हम लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल एडिशन ऑफ 3 नंबर्स का प्रोग्राम देखते हैं। अगर 3 पैरामीटर अगर पास किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 में से अगर 2 पैरामीटर अगर पास किया, इनवैलिड आर्गुमेंट प्रिंट नहीं करना है, थर्ड पैरामीटर हम लोग स्कैनर से रीड कर लेंगे। अगर एक पैरामीटर पास किया तो बाकी के दोनों को हम लोग स्कैनर से रीड कर लेंगे। अगर कोई पैरामीटर पास नहीं किया तो हम तीनों पैरामीटर को स्कैनर से रीड कर लेंगे, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ स्कैनर एंड कमांड लाइन आर्गुमेंट। देखते हैं इंटरेस्टिंग एग्जांपल। चलो gedit सपोज सम ऑफ 3 डॉट जावा, क्लास नेम लिख देता हूं मैं सम, पब्लिक स्टैटिक और स्टैटिक पब्लिक, वॉइड में स्ट्रिंग, चलो समथिंग लिखना ही है तो मैं XYZ लिख देता हूं। नेम ऑफ अरे क्या हो जाएगा, XYZ। यूजर से 3 नंबर रीड करना है, चलो मैंने लिखा ABC। स्कैनर क्लास की जरूरत पड़ सकती है, सो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट, सिंटैक्स सबको पता है, कीबोर्ड, ऑब्वियसली इंपोर्ट करना पड़ेगा यूटिल पैकेज, एंड सबसे पहले हम लोग आर्गुमेंट का लेंथ स्टोर कर लेंगे। अरे का नेम क्या लिखा है इस बार, XYZ डॉट लेंथ। अब देखो लॉजिक क्या होगा, हम लोग 1 बाय 1 सारे सिनेरियो देखने वाले हैं। देखो फर्स्ट केस, सपोज हम लोग कमांड लाइन में टाइप करेंगे जावा, नेम ऑफ फाइल क्या है सम, या फिर हम लोग लिखेंगे जावा एंड सम और एक नंबर पास करते हैं। चलो इस फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, अगर हमने कोई पैरामीटर का पास नहीं किया तो हम लोग फर्स्ट पैरामीटर को क्या करेंगे, स्कैनर क्लास से रीड कर लेंगे। बट अगर हमने कोई पैरामीटर का पास किया होगा तो ऑब्वियसली वो किस में स्टोर हो जाएगा, XYZ ऑफ 0 में स्टोर हो जाएगा। तो हम XYZ ऑफ 0 से उसको रिट्रीव कर लेंगे, या तो स्कैनर क्लास से डेटा रीड करना या फिर कमांड लाइन से डेटा रीड करना है। सो ये केस नंबर 1 हो गया। सेकंड केस देखो, अब सेकंड पैरामीटर के लिए एज इट इज वैसे ही सब, या तो हम लोग लिखेंगे जावा सम 5 या फिर हम लिखेंगे जावा सम 5 एंड 2। अब यहां पर सेकंड पैरामीटर का पास नहीं किया तो सेकंड पैरामीटर को क्या करना है, स्कैनर क्लास से रीड करना है, या फिर सेकंड पैरामीटर आपने अगर पास किया होगा तो ऑब्वियसली ये दोनों भी किसके अंदर में स्टोर हो जाएंगे, XYZ अरे के अंदर में स्टोर होने वाले हैं, दैट इज XYZ ऑफ 0 एंड XYZ ऑफ 1। देन सेकंड पैरामीटर के लिए एज इट इज, थर्ड पैरामीटर के लिए भी वैसे ही करेंगे। थर्ड केस जावा सपोज सम हमने पास किया 5 एंड 2, या फिर हम लोग लिखेंगे जावा सम 5 2 एंड 3। थर्ड पैरामीटर अगर आपने एंटर नहीं किया तो उसको स्कैनर क्लास के थ्रू रीड कर लेंगे। अदरवाइज अगर थर्ड पैरामीटर भी अगर पास किया होगा सो ये तीनों भी पैरामीटर किसके अंदर में होंगे, XYZ के अंदर में स्टोर हो जाएंगे। XYZ ऑफ 0, XYZ ऑफ 1, XYZ ऑफ 2 हम कमांड लाइन से रीड कर लेंगे। चलो ये तीनों केस के लिए मैं एक इफ एल्स यहां पर लिखने वाला हूं। यहां पर आर्गुमेंट का लेंथ अगर लेस देन 1 होगा तो हम लोग स्कैनर क्लास से रीड करेंगे। यह पर आर्गुमेंट का लेंथ अगर लेस देन 2 अगर होगा तब हम स्कैनर क्लास से रीड करेंगे। यह पर आर्गुमेंट का लेंथ अगर लेस देन 3 अगर होगा तो उस थर्ड आर्गुमेंट को स्कैनर क्लास से रीड करेंगे। अदरवाइज सबके अदरवाइज में हम लोग कमांड लाइन से रीड करने वाले हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कैसा करेंगे। इफ सब लोग फर्स्ट बॉक्स में ठीक से देखो, अगर लेस देन अगर 1 है, मतलब अगर कोई आर्गुमेंट अगर नहीं है तो हम लोग स्कैनर क्लास से डेटा रीड कर लेंगे। एंटर फर्स्ट नंबर, चलो a इक्वल्स टू स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट नेम लिखा है SC डॉट नेक्स्ट इंट। एंड फर्स्ट बॉक्स में अगर हमने पैरामीटर का पास किया होगा तो उसको कमांड लाइन से रीड कर लेंगे।
ए की वैल्यू कहां से आएगी, कमांड लाइन से आएगी, दैट इज एक्स वाई जेड और जीरो से आने वाली है। इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए इंटीजर डॉट पारसेंट एंड नेम ऑफ अरे एक्स वाई जेड, सो एक्स वाई जेड और जीरो। डन। चलो प्रोग्राम इसके आगे कंटिन्यू हो जाएगा। मतलब फर्स्ट नंबर तो हमारे पास में आने ही वाला है, या तो स्कैनर से आ जाएगा या फिर कमांड लाइन से आ जाएगा। चलो इसी के आगे चलो नेक्स्ट अभी लेस देन 2 के लिए चेक करेंगे। एज इट इज वही करना है हमको लेस देन 2 के लिए। सेकंड पैरामीटर अगर आपने एंटर नहीं किया है, देखो फर्स्ट पैरामीटर तो ऊपर वाले को ई फेल से आने ही वाला है। एंटर सेकंड नंबर एंड बी इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। सेकंड बॉक्स की तरफ में फोकस करना है। एंड अगर सेकंड नंबर अगर आपने एंटर किया ही होगा तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, कमांड लाइन से रीड कर लेंगे। सेकंड नंबर किस में मिलेगा, एक्स वाई जेड ऑफ 1 में मिल जाएगा। डन। फर्स्ट ई फेल से फर्स्ट पैरामीटर आ जाएगा, या तो स्कैनर या फिर कमांड लाइन। सेकंड ई फेल से सेकंड पैरामीटर या तो स्कैनर या फिर कमांड लाइन। एंड प्रोग्राम आगे कंटिन्यू हो जाएगा। अगर लेंथ अगर लेस देन 3 अगर होती है एंड आपने थर्ड पैरामीटर अगर पास नहीं किया तो हम थर्ड पैरामीटर को स्कैनर से रीड कर लेंगे, सी इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। अदरवाइज अगर एंटर किया ही अगर होगा तो हम लोग इंटीजर डॉट पार्स इंट एक्स वाई जेड ऑफ 2। डन। एंड फाइनली तीनों की टोटल करके प्रिंट कर देंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन टोटल इज ए प्लस बी प्लस सी। डन। चलो अब रन करके देख लेते हैं। कंपाइल सम ऑफ 3 डॉट जावा। फाइल नेम मैंने लिखा था सम। चलो अब तीनों सिनारियो हम लोग एक करके चेक करेंगे। अगर मैंने लिखा सिर्फ जावा एंड सम तो तीनों भी पैरामीटर हम लोग स्कैनर क्लास के थ्रू रीड करने वाले हैं। एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, एंटर थर्ड नंबर। 5 + 3 + 2 टोटल 10 हो गया। डन। चलो फिर से रन करेंगे। अगर एक नंबर हमने पास किया है तो फर्स्ट पैरामीटर कमांड लाइन से आ जाएगा, बाकी के दोनों पैरामीटर हम लोग स्कैनर से रीड करेंगे। देखो एंटर सेकंड नंबर, चलो 2, थर्ड नंबर 3, 5 + 2 + 3 टोटल 10। चलो वंस अगेन, चलो इस बार हम क्या करेंगे, दो पैरामीटर हमने कमांड लाइन से पास किया है, दोनों कमांड लाइन से आ जाएगा। थर्ड पैरामीटर हम लोग स्कैनर से रीड करने वाले। सो एंटर थर्ड नंबर, सपोज 4, सो 5 + 2 + 4 टोटल 11। सो कॉम्बिनेशन ऑफ स्कैनर एंड कमांड लाइन आर्गुमेंट हमने कर दिया। चलो पहले मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूं। अब तीनों नंबर में आप टोटल करो या फिर तीनों में मैक्सिमम निकालो, मिनिमम निकालो, कोई भी लॉजिक करो, जस्ट डेटा रीड करते समय या तो स्कैनर से डेटा रीड करो या फिर कमांड लाइन से डेटा रीड करो। अब लास्ट टॉपिक हम लोग मेन मेथड को ओवरलोड करने वाले हैं। gedit सपोज hello3.java, सपोज क्लास नेम इज, चलो hello3 लिख देता हूं, पब्लिक स्टैटिक void main स्ट्रिंग समथिंग ब्रैकेट। ये तो हो गया मेन मेथड। JVM को यही मेन मेथड चाहिए। चलो और एक मेन मेथड लिखता हूं यहां पर, पब्लिक स्टैटिक void main, बट इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं करूंगा। ओवरलोडिंग का कंसेप्ट सबको मालूम है, सेम नेम बट डिफरेंट नंबर और टाइप ऑफ पैरामीटर होना चाहिए। तो दोनों भी मेथड का नेम क्या लिखा है, मेन, बट इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं किया है। चलो और एक लिख देते हैं, प्राइवेट ही बना देता हूं, या फिर एक ओनली पब्लिक void main
सबके अंदर मैं डिफरेंट पैरामीटर कर देता हूँ। चलो यहाँ पे एक इंटीजर पैरामीटर बना देते हैं, यहाँ पर एक फ्लोट पैरामीटर, यहाँ पर 0 पैरामीटर। अब JVM को इन चारों मेथड में से सिर्फ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS ब्रैकेट चाहिए। ये हो गया जावा का एंट्री पॉइंट। बाकी के कोई भी मेन मेथड एंट्री पॉइंट नहीं है। एंड सबके अंदर में मैं कुछ लिख देता हूँ। चलो सिस्टम डॉट प्रिंटलन नॉन स्टैटिक, चलो यहां पर लिख रहा हूं नॉन स्टैटिक मेन विथ 1 इंटीजर, और उस इंटीजर को मैं प्रिंट करूंगा। चलो यहां पर लिख रहा हूं नॉन स्टैटिक मेन, नॉन स्टैटिक, यहां पर स्टैटिक लिखा, प्राइवेट स्टैटिक में लिखा है, ये बन गया है प्राइवेट स्टैटिक मेन विथ 1 फ्लोट। एंड यहां पर हमने लिखा है स्टैटिक पब्लिक मेन विथ नो आर्गुमेंट्स। हर टाइप के एग्जाम्पल लिख लिया। चलो यहां पर भी कमेंट में, चलो मैसेज में लिख देता नॉन स्टैटिक पब्लिक मेन, डन। और ये जावा का एंट्री पॉइंट। JVM एंट्री पॉइंट। अब एक बार हेलो 3 के अंदर में JVM एंटर करेगा एंड यहां से हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 अदर मेन मेथड को कॉल करेंगे। चलो फर्स्ट मेन मेथड को कॉल करने के लिए, ये एक नॉन स्टैटिक मेथड है, हमको इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं एक हेलो 3 का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूं एंड उस ऑब्जेक्ट से फर्स्ट मेन मेथड को कॉल करूंगा। उसको इंटीजर चाहिए, इंटीजर पास कर देता हूं। चलो सेकंड वाला तो क्या है, एक स्टैटिक मेथड है, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है एंड हम लोग उसी क्लास के अंदर में सो डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। सो मैं यहां से मेन को कॉल कर रहा हूं एंड इसको क्या चाहिए, फ्लोट, सो मैं इसको फ्लोट नंबर पास कर देता हूं। हो गया सेकंड मेन। एंड थर्ड मेन वो भी एक स्टैटिक मेथड है, तो उसको भी मैं डायरेक्टली कॉल कर सकता हूं एंड इसको कोई पैरामीटर नहीं चाहिए, सो जस्ट मेन कॉल करना है, डन। चलो और फोर्थ नंबर वाले मेन को तो JVM ही कॉल करेगा। अब देखते हैं क्या आंसर आएगा। कंपाइल hello3.java एंड hello3। सबसे पहले पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS के अंदर में एंट्री करेगा, वहां से हम लोग 1 बाय 1 बाकी के मेन मेथड को कॉल करेंगे। देखो वैरायटी ऑफ मेन मेथड हमने यहाँ पर कॉल कर दिया। JVM ने सबसे पहले पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS के अंदर में एंट्री किया, दैट इज आवर JVM एंट्री पॉइंट, और फिर वहां से हमने बाकी के मेन मेथड को कॉल किया, जिसमें हमने प्राइवेट, पब्लिक, स्टैटिक, नॉन स्टैटिक सारे कंसेप्ट उसमें अप्लाई कर दिए। सो मेन मेथड भी ओवरलोड हो सकता है, हमने वेरीफाई कर लिया। सो आई होप आप लोगों को पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग समथिंग ब्रैकेट मेन मेथड का कंप्लीट सिग्नेचर समझ में आ गया होगा। हमने कमांड लाइन आर्गुमेंट के थ्रू डेटा रीड किया, मेन मेथड को ओवरलोड भी कर लिया, बट याद रखना है कमांड लाइन आर्गुमेंट ये कभी भी स्कैनर या बफर रीडर का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। 1, 2 या फिर ज्यादा से ज्यादा 4 नंबर तक ठीक है, बट बहुत सारे नंबर से अगर होंगे तो आपको स्कैनर या बफर रीडर ही यूज करना चाहिए। हम लोग अपने आने वाले वीडियो में खुद के पैकेजेस क्रिएट करने वाले हैं, जैसा हमने जावा के अंदर में रेडीमेड पैकेजेस में IO पैकेज, लैंग पैकेज, यूटिल पैकेज, टेक्स्ट पैकेज, बहुत सारे पैकेजेस यूज किया। बट आने वाले वीडियो में हम लोग खुद का यूजर डिफाइंड पैकेज क्रिएट करेंगे, उसके अंदर में क्लासेस लिखने वाले, हमारे पैकेज को हम लोग इंपोर्ट कर यूज करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।